Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Studify Hub. My name is Nikita Mittal and currently I am working as TGT Social Science in Delhi Government School. So हमारी क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, उसका आज हम करेंगे चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी आखिर होती क्या है। तो सिक्योरिटी मीन्स रिमूविंग द डेंजर प्रिवेलिंग इन ह्यूमन लाइफ सो दैट मैन कैन लीड अ पीसफुल लाइफ। सो किसी भी तरीके का डेंजर क्या होता है, अगर किसी भी तरीके का डेंजर है तो सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर हम उस डेंजर को हटा दें तो इसका मतलब क्या है, आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हो। तो वही क्या हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी। तो बेसिकली हम दो नोशंस के बारे में पढ़ते हैं सिक्योरिटी के, एक है ट्रेडिशनल नोशन और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल नोशन। ट्रेडिशनल नोशन के अंदर हम दो थ्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट में क्या आ जाता है, जैसे कोई बाहरी खतरा, जैसे मिलिट्री अटैक या बाहर से किसी ने आके मसेकर कर दिया या बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या करना। तो बाहर से जब खतरा आता है उसको बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट, और दूसरा होता है इंटरनल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट में बेसिकली किसी भी देश के अंदर जो इंटरनली थ्रेट होगा, जैसे कहीं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कई सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं जिससे सिविल वॉर्स हो जाती हैं, तो वो क्या है, आपके ही देश के अंदर लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, इंटरनल थ्रेट। दूसरा आपका, अब देखोगे, पहला था ट्रेडिशनल नोशन, दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल नोशन। नॉन ट्रेडिशनल नोशन मतलब कुछ जो सिक्योरिटी थ्रेट हमें बाद में देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी, हंगर, एपिडेमिक, नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि जिससे ह्यूमन सिक्योरिटी को खतरा है। जैसे अगर हंगर की सिचुएशन आ जाती है तो बहुत सारे लोग जो है हंगर से मारे जाते हैं। एपिडेमिक यानी कि कोई एक बड़ी बीमारी जो कि एपिडेमिक बन जाती है, उससे भी बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़, तो नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो इन सब से जो लोग जिन लोगों की जान जाती है, वो जो जाने जाती हैं वो आ जाते हैं आपके नॉन ट्रेडिशनल नोशन में। ठीक है। दूसरा है ग्लोबल सिक्योरिटी। तो हमें इन सब से क्या है, लोगों की सुरक्षा करना है। ग्लोबल सिक्योरिटी यानी ग्लोबली हमें लोगों की सुरक्षा किन चीज़ों से करनी है, टेररिज्म से, क्लाइमेट चेंज, एपिडेमिक्स, पॉवर्टी एंड रिफ्यूजी, ये सारी समस्याएं हैं जिनसे ग्लोबल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ये तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो इसमें हम देखेंगे इन द ट्रेडिशनल नोशन या ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है, मोस्ट ऑफ द थ्रेट टू अ कंट्रीज सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। तो ज़्यादातर जो खतरे होते हैं वो सब कहाँ से आते हैं, बॉर्डर के बाहर से आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है वर्ल्ड लेवल पर। जैसे एक देश में एक गवर्नमेंट होती, किसी भी कंट्री के अंदर क्या होती है, गवर्नमेंट, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। वहीं वर्ल्ड लेवल पर हम ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं देखते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम करे। सो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। इसलिए सभी कंट्रीज़ को क्या है, खुद की सिक्योरिटी खुद ही करनी होती है। ग्रेटेस्ट डेंजर क्या होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, मिलिट्री थ्रेट्स जो कि दूसरी कंट्रीज से आते हैं। इट एंडेंजर द कोर वैल्यू ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो मिलिट्री थ्रेट से क्या होता है, एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पर आक्रमण करती है मिलिट्री के थ्रू, सेना के थ्रू, आर्मी के थ्रू, तो उससे क्या है, दूसरे की सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस पर खतरा कहीं ना कहीं मंडराता है, क्योंकि अटैक करके वो क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो कंट्री के पास क्या चॉइस होनी चाहिए इस वॉर से बचने के लिए, थ्री चॉइसेस द गवर्नमेंट हैव इन रिस्पॉन्स टू थ्रेट ऑफ वॉर। या तो वो सरेंडर कर दे, या फिर टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम द अटैक, तो दूसरे साइड को रोक दे अटैक करने से, या फिर खुद को डिफेंड करे यानी कि बराबर से मुकाबला करे। 4 कंपोनेंट हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, पहला डिटरेंस, दूसरा डिफेंस, तीसरा बैलेंस ऑफ पावर और चौथा है अलायंस बिल्डिंग। डिटरेंस यानी कि आप वार को प्रिवेंट कर दो, होने से ही रोक दो। दूसरा डिफेंस यानी कि अगर आप पर अटैक हो गया है तो या तो उसको लिमिट कर दो या वार को ख़त्म कर दो।
तीसरा, बैलेंस ऑफ पावर, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर कंट्रीज, यानी कि आपके पास इतने सारे क्या होने चाहिए, मिलिट्री अटैक से बचने के लिए आप क्या होनी चाहिए, एक मिलिट्री पावर, चाहे आप स्मॉल कंट्री हैं चाहे आप बड़ी कंट्री हैं, अगर आपको अपने आप को अटैक कराने से रोकना है तो आपके पास एक मिलिट्री पावर होनी चाहिए। चौथा है अलायंस बिल्डिंग, मीन्स कोलिशन ऑफ स्टेट कंट्रीज फ्रॉम अलायंस टू द इफेक्ट ऑफ देयर पावर इन कंपेरिजन टू एनी अदर कंट्री और अलायंस। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको लगे कि आपके ऊपर खतरा है तो आप क्या बना सकते हो, अलायंस बिल्डिंग बना सकते हो, जो कि आज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है। जैसे एशिया में कई सारे अलायंस बनाए हुए हैं, मिडिल ईस्ट में कई सारे अलायंस बनाए हुए हैं, यूरोप में यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप अलायंस जब बनाते हैं तो आपके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो कम होते हैं। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इन दिस नोशन इंटरनल पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द ऑफ द कंट्री आर द मेन फैक्टर। तो इंटरनल पीस और लॉ एंड ऑर्डर ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हैव बीन फेस्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट एंड सिविल वॉर्स। इंटरनल वॉर नाउ मेक अप मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो किसी देश को खतरा होता है वो अपने ही अंदर के लोगों से होता है कभी कभी, क्योंकि लोग वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं, सिविल वॉर हो जाती है, कभी कई सारे जो ग्रुप्स होते हैं उनमें आपस में ही वॉर छिड़ जाती है। तो इससे क्या है, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। और हम देखेंगे अगर डेटा देखा जाए तो 95% जितने भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो कंट्री के अंदर हुए हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होना चाहिए सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल मेथड क्या होना चाहिए कि हमें किसी भी देश को सिक्योर किया जाए, किसी भी देश के ऊपर हमला ना हो। तो क्या सबसे पहली पॉलिसी जो अपना सकते हैं वो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी कंट्री क्या नहीं रखेगा, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट रिक्वायर्स ऑल स्टेट टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन, यानी कि डिसआर्मामेंट की अगर पॉलिसी आप अपनाते हैं तो जो आपके पास वेपन है बड़े बड़े, चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो, चाहे वो आपका आर्म्स वेपन हो, तो चाहे वो आपका ये न्यूक्लियर वेपन हो, वो आप क्या करते हो, गिव अप करते हो। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था 1972 में, उसके बाद केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ 1992 में। इसका मोटिव क्या होता है, टू बैन द प्रोडक्शन एंड पोजीशन ऑफ दिस वेपन। तो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अपना के क्या कर सकते हो आप, ये जो भी वेपन के प्रोडक्शन होते हैं उसको बैन कर सकते हो, और जो भी आपके पास आर्मामेंट जो भी आपके पास आर्म्स हैं उसको क्या करते हो, गिव अप करते हो। तो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी। सो आर्म्स कंट्रोल, सेकंड है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल क्या रेगुलेट करता है, एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स को, यानी कि आप जो है कौन कौन से वेपन रख सकते हो, कौन से वेपन नहीं रख सकते हो, साथ में उन वेपन्स का यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो, ये सब किस में होता है, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी में। तो पहली ट्रीटी हुई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में, उसके बाद सॉल्ट 2 ट्रीटी की गई, द स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। उसके बाद इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट। उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में की गई। ठीक है, तो ये आर्म्स को कंट्रोल करने की, यानी कि कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, कब आप इस्तेमाल कर सकते हो और कब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये सारी ट्रीटीज जो है आर्म्स कंट्रोल में आती हैं। अब हम देखेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशन। नॉन ट्रेडिशनल नोशन में बेसिकली हम दो नोशंस को, दो सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके दो व्यू हैं, पहला है नैरो कॉन्सेप्ट और दूसरा है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट में बेसिकली वायलेंट थ्रेट्स आ जाते हैं इंडिविजुअल को बचाने के लिए, अगर लेकिन हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देखें तो उसके अंदर सिर्फ मिलिट्री थ्रेट या वायलेंट थ्रेट्स नहीं आते, बल्कि अगर भूख से भी लोगों को खतरा होता है, डिजीज से भी लोगों को खतरा होता है, नेचुरल डिजास्टर से भी लोगों को खतरा होता है, तो इन सब से देखा जाए तो एक लंबे समय से इन सारे जो हंगर, डिजीज और नेचुरल डिजास्टर की वजह से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है रादर देन वॉर। तो और दूसरे हम बात करेंगे ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी के अगर हम देखें मेन इशू जो ग्लोबली जो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ग्लोबल वार्मिंग आप देखोगे, टेररिज्म देखोगे, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू, और अभी लेटेस्ट हमने देखा कोरोना 19। तो कोरोना से हमने देखा बहुत सारे लोगों की ग्लोबली, किसी एक देश में नहीं, ग्लोबली बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं। नो कंट्री कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स अलोन। इनको ग्लोबल क्यों कहा गया, क्योंकि
हर कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज में एक साथ देखने को मिलती है, और इसीलिए कोई एक देश इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। सिंस दिस प्रॉब्लम्स आर वाइटल इन नेचर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वाइटल। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की क्या है ज़रूरत, इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव, लेकिन हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी एक कंट्री में नहीं है। तो न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स हम देखेंगे तो टेररिज्म सबसे पहले देखेंगे। इट रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट्स सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। तो हम देखेंगे कि टेररिज्म में क्या होता है। टेररिज्म में बेसिकली ये पॉलिटिकल वायलेंस होता है, और मोस्टली किसके ऊपर किया जाता है, सिविलियंस के ऊपर किया जाता है। मेथड क्या है इनका, कभी प्लेन्स को हाईजैक कर लेते हैं, कहीं बॉम्ब या सुसाइड बॉम्बर भी कई सारे होते हैं। कई बड़े बड़े जो मार्केट होते हैं, कैफ़े होते हैं, उनमें भी ये जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं अपनी कुछ डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ह्यूमन राइट्स, दूसरा, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन विच सेट ऑफ राइट्स शुड बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल राइट नॉर व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड डू व्हेन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। तो ह्यूमन राइट्स भी क्या है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। कई सारी कंट्रीज इसको लेके बहुत ज़्यादा सहमति नहीं है कि कौन से ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल राइट होने चाहिए। तो ये भी क्या है, एक सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी, वाई, ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन। ग्लोबल पॉवर्टी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बूम देखा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो कई सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉवर्टी देखी जाती है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ अकर इन जस्ट 6 कंट्रीज, और मोस्टली 6 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, आधी से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन 6 कंट्रीज़ में पाई जाती है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश। ठीक है, सो इन सब कंट्रीज़ में आप देखोगे मोस्टली पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन पाई जाती है। ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन कौन कौन से हैं, बहुत सारे जो नॉर्थ के नेशन है वही ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, जिसमें अमेरिका और ये इधर के फ्रांस और ये यूके, जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं मोस्टली इसमें आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो इनकम है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम है, लो पॉपुलेशन ग्रोथ और हाई पर कैपिटा इनकम। लेकिन वहीं आप डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड नेशन में देखोगे तो लोगों की इनकम कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लो पर कैपिटा इनकम। रिच स्टेट, इससे क्या हो रहा है, जो रिच स्टेट हैं वो गेट रिचर, और पुअर स्टेट जो है वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। इससे क्या है, डिस्पैरिटी आ जा रही है बिटवीन नॉर्दर्न नेशन और सदर्न नेशन, और इसी से नॉर्दर्न और सदर्न नेशंस में कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, अब हम बात करेंगे कि ये सारे मुद्दे तो हैं सिक्योरिटी के, लेकिन इस सिक्योरिटी को सुनिश्चित कैसे किया जाए, तो इसलिए बात करते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की। कैसे, कुछ इश्यूज जैसे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत किन किन इश्यूज़ पे है, जैसे पॉवर्टी, माइग्रेशन, एनवायरनमेंट और टेररिज्म। ये सब क्या है, ये जो है कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि हर कंट्री क्या है फेस करती है। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू डिवाइस strategies that involve international cooperation which can be bilateral, regional, continental और global। तो हम इन इश्यूज़ को कैसे सुलझा सकते हैं, या तो बायलेटरल हम कोऑपरेशन करें, रीजनल कोऑपरेशन हो, कॉन्टिनेंटल कोऑपरेशन हो और ग्लोबल कोऑपरेशन हो। और इसके लिए कई सारी कंट्रीज़ ने जो है इनिशिएट भी किया है, जैसे सार्क का फॉर्मेशन, आसियान का फॉर्मेशन, संघाई कोऑपरेशन, इन सब का फॉर्मेशन। इससे क्या है कि जो रीजनल मुद्दे हैं, जो कॉन्टिनेंटल मुद्दे हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, उनको कहीं ना कहीं एक टेबल पर बैठ के सुलझाया जा सके सभी कंट्रीज़ के द्वारा। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर प्लेयर्स, जैसे यूएन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को के साथ भी इन सब इशूज़ को सुलझाया जा सकता है। साथ में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एनजीओज काम कर रहे हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, द रेड क्रॉस सोसाइटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, ट्रेड यूनियंस जितने भी हैं, एसोसिएशन, पर्सनालिटी, इन सबको इंक्लूड करके हम इन इशूज़ को सुलझा सकते हैं। बट कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अब ये भी देखा जाए, ये तो हमने कॉपरेशन की बात कर ली, लेकिन कभी कभी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी को कभी कभी जो है फोर्स का भी यूज़ करना पड़ता है। जब कोई एक कंट्री दूसरे पर अटैक कर दे तो क्या है, सब मिलकर क्या कर सकते हैं, फोर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू सैंक्शन द यूज़ ऑफ फोर्स टू डील विद डिक्टेटरशिप। तो कभी कभी क्या कर सकते हैं, फोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई डिक्टेटरशिप कहीं पे है।
सो कोई एक बड़ी कंट्री अगर छोटी कंट्री पर आक्रमण करती है, अटैक करती है उसको, तो वहाँ पर ये सभी मिलकर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर फोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हम सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इंडिया ने 4 ब्रॉड कंपोनेंट हैं जो अपनाए हुए हैं। इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन 4 ब्रॉड कंपोनेंट। पहला, मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करना। इट इज़ द component of India's security strategy because India has been involved in conflict with its neighbor। तो इसलिए हमें मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमारे आसपास जो है कई सारी नेबर कंट्रीज हैं। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, और यहाँ देखेंगे श्रीलंका, इधर म्यांमार वगैरह। और यहाँ पे तो मोस्टली जो हमें हमारी पड़ोसी देशों से जो खतरा होता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खतरा है, ऊपर चीन से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए हम टाइम टू टाइम अपनी मिलिट्री को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा, सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हैज़ बीन टू स्ट्रेंथन international norms and international institutions to protect its सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो हम अपने जो मुद्दे होते हैं वहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और साथ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हमारे मुद्दों को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड कंपोनेंट कौन सा है, इज टू गियर्ड अप टूवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर, क्योंकि हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्स है, और कहीं ना कहीं हमें भी क्या है, सिक्योरिटी की, इंटरनली सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। चौथा, द फोर्थ कंपोनेंट इज़ टू डेवलप इट्स इकोनॉमी इन अ वे दैट द वास्ट मास ऑफ सिटीजन इज लिफ्टेड आउट ऑफ द पॉवर्टी एंड मिजरी। तो हमें ज़रूरत है, हम ज़्यादा ध्यान देते हैं किस पर, इकोनॉमी पे, क्योंकि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली जो पॉवर्टी है, लोगों की मिजरी है, ये सारी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मिलिट्री, दूसरा इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा जो भी हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं कंट्री के अंदर उनसे, और चौथा कि हमें इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि हम पॉवर्टी को ख़त्म कर पाएँ हमारे कंट्री से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।